बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश 7 बजे 7 रिपोर्टर में। यहां हम आपको दिखाएंगे 7 अलग अलग जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे खबर और क्या कुछ इस वक्त वहां पर तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने सभी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग और तारीख का ऐलान कर दिया है। तो हमारे 7 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी 7 का समीकरण आपको समझाएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, कितना जोर शोर लगा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, वो 7 हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे सभी जगहों से। तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो सीट भी हम आपको बता देते हैं। उनमें है दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खीवसर, सलूंबर, रामगढ़ और देवली उनियारा। सभी सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में 13 नवंबर को होगी और जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। और इसी को लेकर सभी 7 विधानसभा सीटों से हमारे 7 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या हैं और क्या माहौल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार की तरफ से भी इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. तो चलिए सलूंबर सीट का हाल बताएंगे। हमारे साथ संवाददाता विपिन सोलंकी जुड़ रहे हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, सलूंबर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, सबसे पहले कैसी तैयारियां यहां पर पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं? जमीनी स्तर पर इस सीट पर क्या मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है सलूंबर विधानसभा सीट को लेकर। इसमें भारत आदिवासी पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी कर रही, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारत आदिवासी पार्टी ने भी 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो कहा जा रहा है कि वह भी जो है एक तरह से आंकड़े बिगाड़ सकती है दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। मुद्दे की बात करें यहाँ पर तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बांसवाड़ा सलूंबर बांसवाड़ा जो स्टेट मेगा हाईवे है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे करने की पुरजोर तरीके से लंबे समय से मांग की जा रही है। और एक मुद्दा यह भी है कि वहां के लोगों में अभी सवाल है कि सलूंबर जिला रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत भी कह चुके हैं कि ये जिला ही रहेगा, लेकिन इसका जो फैलाव है वो आसपुर और दरियावत जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में आती है विधानसभा, उसको भी इसमें मर्ज किया जा सकेगा। तो एक ये भी चिंता का विषय है वहां पर कि जिस तरह से बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी से थे। तो यहाँ पर भी एक भाजपा के मन में यह भी डर है कि दोनों पार्टियां अगर गठबंधन कर लेती है तो भाजपा के लिए चुनौती हो जाएगी। लेकिन यह भी है कि दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा जो थे, उनके निधन के बाद में सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा और 3 बार से लगातार भाजपा के विधायक यहां से रहे हुए हैं, तो भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है। जी ठीक है, तो
यहाँ पर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखना होगा आखिर जनता किसे चुनती है। विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं 84 सीट का हालचाल बताने के लिए। संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश, बताएंगे कि इस सीट पर किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और कैसी तैयारियां यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखी जा रही हैं। बताना चाहूंगा कि ये डूंगरपुर जिले की जो 84 सीट है जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस और तीसरी जो पार्टी है जो है बाप पार्टी बीएपी भारत आदेशी पार्टी, उसने भी 2023 में जिस तरह से 1 लाख के ऊपर से वोटों से जीत हासिल की थी और यहाँ के जो लोग हैं वो बाप पार्टी के ज्यादा समर्थक बताए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राजकुमार रोत है वो कहा जाता है कि वो खुद एक ब्रांड है। तो वहाँ पे जिस तरह से लोगों के मन में ये है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता आ जाए, लेकिन फिर भी राजकुमार रोत ही जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो ही कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए लगी हुई है, लोगों के बीच में जा रही है और उनको बता रही है कि जिस तरह से हमारे जो सरकार थी, पिछली सरकार भी रही और जो भी वर्तमान में जो सरकार है जो बीजेपी, तो बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमने ये काम किए, जो रोड सैंक्शन करवाया अभी जो, और जो कडाना का पानी की मेन मुद्दा है, जो कडाना पानी जो गेजी घाटा तक लाने का था, तो वो भी के लिए हमारे द्वारा के लिए पूरा कर लिया जाएगा। और जो रोड लाइट जो है, जो गांव की तरफ जो लाइटें रही हैं उसको लेकर भी है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें के लिए भारत आदिवासी पार्टी, एक तो मेन मुद्दा इनका ये है कि भील प्रदेश बनाने की जो मांग चल रही है, तो उसमें भी कई जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो इसी को लेकर है कि नहीं राजकुमार रोत को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंतजार है कि आखिर जब इस सीट पर चुनाव होता है तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब जान लेते हैं दौसा सीट का हाल। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से पार्टियों की तैयारियां हैं, साथ ही बीजेपी के 10 महीने के कामकाज का परीक्षा होने वाला है, ऐसे में एक प्रेशर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखो शिवानी, मैं आपको बता दूं कि दौसा जो विधानसभा जो सीट है उस पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने फाइट है। यहाँ पर 2 बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस और भाजपा, सचिन पायलट और क्रोड़ीलाल मीणा, दोनों बड़े चेहरे हैं, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ पर क्रोड़ीलाल मीणा जो है, उनके जो भाई है जगमोहन मीणा, उनकी दावेदारी मानी जा रही है। साथ के अंदर 2 बार के जो विधायक है नंदलाल बंसीवाल, उनको भी है, और पूर्व विधायक जो शंकर लाल शर्मा है, अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो शंकर लाल शर्मा है उनकी पत्नी आशा शर्मा का भी कयास चुनाव के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये सीट दौसा की जो सीट है, यहाँ पर जो पूर्व में जो विधायक थे यहाँ से जो अब सांसद बन गए हैं, मुरारीलाल मीणा के बाद यहाँ पर सीट बनी हुई है। दौसा सीट वो है कि यहाँ सर एक बटन दबाने पर दूसरा विधायक, मतलब एक सीट से 2 जो इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देवली उनियारा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं इससे दौसा से कनेक्टेड मानी जा रही है। यहाँ पर 2,86,000 जो वोटर्स है वो जनता फैसला करेंगे। साथ के अंदर जो बड़ा जो चेहरा माना जा रहा है वो क्रोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट, दोनों ही फैक्टर है। यहाँ पर जो प्रभाव है, जो भाजपा का गढ़ है उसके अंदर पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा है यहाँ पर, और मुरारीलाल मीणा यहाँ से चुनाव जीत चुके थे, 2 बार एमएलए रह चुके हैं। साथ के अंदर अब वर्तमान के अंदर सांसद है, तो कहीं ना कहीं मुरारीलाल का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ के अंदर भाजपा को यहाँ पर जो कड़ी परीक्षा है उससे गुजरना पड़ेगा। जो अब बात कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर लेकर, जो बीजेपी यहाँ पर चुनाव मैदान के अंदर आ रही है, तो वहीं अब यहाँ पर जो वर्चस्व की जो लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े चेहरों पर प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखते हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस किस पर दांव खेलती है, उसके बाद ही समीकरण यहाँ पर बताए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश टेलर। देवली उनियारा सीट का समीकरण आपको समझाएंगे। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर जनता का मूड है, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी? जी शिवानी, अगर देवली उनियारा उपचुनाव की बात की जाए तो ये वो सीट है
जिसका इतिहास बताता है कि कहीं न कहीं जो है इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव का इतिहास भी कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। जातिगत आधार पर इस सीट पर चुनाव लड़ा जाता है। जब से परिसीमन हुआ है 2008 में, उसके बाद से 4 जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस यहाँ मीणा जाति के उम्मीदवार को उतारती है, वहीं बीजेपी गुर्जर जाति पर अपना दांव खेलती है। 4 चुनाव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से 3 चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है और 1 चुनाव जो है 2013 का वो बीजेपी के पक्ष में है। फिलहाल अगर आसपास की बात की जाए, इस क्षेत्र में बीसलपुर बांध जो है यही मौजूद है, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है चुनाव के समय कि बीसलपुर बांध का पानी सभी को चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट के गढ़ में कहीं न कहीं हरीश मीणा और सचिन पायलट की जो जोड़ी है, जिन्होंने 2 चुनाव जीते हैं विधानसभा के, चाहे वो 18 का हो या 23 का हो, इस बार उनका मुकाबला होगा बीजेपी की उस टीम से जहां कन्हैयालाल मंत्री हैं। अगर हम बात करें, प्रभुलाल सैनी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, जो चुनाव पिछले निवर्तमान सांसद जो थे सुखबीर सिंह जोनापुरे वो भी उपाध्यक्ष हैं। तो उस सूरत में एक बड़ी टीम जो है कहीं न कहीं जो है बीजेपी की है और इस सीट पर जो 3 प्रमुख नाम चल रहे हैं बीजेपी के, उसमें राजेंद्र गुर्जर यहाँ से 2013 में विधायक रह चुके हैं, प्रभुलाल सैनी कृषि मंत्री रह चुके हैं 2 बार, वो भी इसी क्षेत्र से हैं, विजय भैंसला भी जो है चुनावी मैदान में टिकट की दौड़ में है और कई ऐसे नाम हैं जो कहीं न कहीं कयावत है कि उनमें से, लेकिन जो 2-3 जो नाम हैं उनमें से एक को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस में भी जो है कई नामों पर चर्चा है, चाहे वो पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा की बात हो, चाहे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा की बात हो, यहाँ तक कि जो अंदर से जब आ रही कि हो सकता है हरीश मीणा के परिवार से कोई चुनाव लड़ ले। कौन चेहरा होगा, धीरज गुरज का भी नाम आता है, कौन चेहरा होगा ये अलग बात है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है देवली उनियारा का, वो कहीं न कहीं जातिगत आधार पर लड़ा जाएगा क्योंकि 3,02,721 वोट हैं। 300 से ज्यादा बूथों पर मतदान होगा। एक बड़ा क्षेत्र है, 100 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर जो है अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, जातिगत समीकरण अलग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा इस चुनाव में कि आखिर क्या, एक बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट और हरीश मीणा की जोड़ी जो है जीत की हैट्रिक बार पाने में कामयाब होगी या फिर 11 साल बाद बीजेपी जो है इस सीट पर जो है काबिज हो पाएगी। इस सीट पर कौन चेहरे होंगे ये आने वाले चंद दिनों में खुल जाएगा। जिस तरह का चुनाव का जो कार्यक्रम आया है वो निश्चित तौर पर जो है कि 18 से मतदान जो कहीं न कहीं नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 10 दिन के अंदर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद दीपावली का त्यौहार रहेगा। तो उन सब चीज़ों के बीच में किसान व्यस्त है, लेकिन जब तक जो है जिस दिन मतदान का के दिन होगा, लोकतंत्र का महापर्व का दिन होगा, उस दिन जो है किसान भी फ्री हो चुके होंगे, त्योहार भी फ्री हो चुके होंगे, कितने % वोटिंग जाती है ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिर जो है मतदान जो, क्योंकि मतदान बढ़ता है तो उसका निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को फायदा होता है। और चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, तो पूरी तरह जो है टोंक जो है राजस्थान के इस 7 जो सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें एक हॉट सीट के रूप में आपको नजर आने वाली है और यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी आगामी दिनों में। बिल्कुल रवीश, यानी कांटे की टक्कर इस सीट पर भी देखने को मिल सकती है और जैसा कि आपने बताया सचिन पायलट का ये गढ़ भी रहा है, तो ऐसे में यहाँ हम ये समझने की कोशिश करें जातीय समीकरण कितना यहाँ पर मायने रखता है इस सीट पर। जी शिवानी, अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो 3,02,721 वोट हैं। सबसे ज्यादा वोट एसटी मीणा जाति के जो हैं उनके वोट हैं। गुर्जर जाति के लगभग जो है कह सकते हैं कि 55,000 के आसपास वोट हैं। एससी का वोट 50,000 के आसपास है। धाकड़ हैं, माली हैं, राजपूत हैं, ओबीसी के अन्य जातियां हैं, महाजन वर्ग के वोट हैं। तो कुल मिला के जो जिन जातियों का जो प्रभुत्व है वो गुर्जर मीणाओं के जो है वो दोनों के जो है 50,000 के ऊपर वोट है। वहीं दूसरी ओर एससी का भी लगभग इतना ही वोट है। तो कहीं न कहीं डिसाइडेड जो वोट है वो छोटी जातियां होगी इस चुनाव के अंदर, क्योंकि बड़ी जातियां जो है अलग अलग वोटिंग करेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस जो है मीणा को प्रत्याशी बनाती तो मीणा पक्ष जो है अपनी जगह वोट करेगा। एससी जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी, कौन चेहरा जो है महत्वपूर्ण ये भी है इस चीज के अंदर कि चेहरा कौन होता है। क्योंकि राजनीति के अंदर जब उपचुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, तो चेहरा मायने रखता है कि जनता को ये भी लगना चाहिए कि कौन हमारे हित की बात जो है विधानसभा में रखेगा, कौन हमारे साथ 24 घंटे रहेगा। जो नाम चर्चा में आए उसमें एक तौर पर बात साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शायद दोनों ही पार्टियां जो है उन चेहरों पर ही दाव खेले जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता पहले आजमा चुकी है, देख चुकी है। तो ऐसी सूरतें जो है 1-2 दिन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे उससे पहले जो है डिसाइड हो जाएगा, पार्टियों की लिस्ट जो है कभी भी आ सकती है। तो ये भी एक मायने रखेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क के मुद्दे हैं, उसी के साथ चेहरा कौन होगा
ये महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। और जातिगत समीकरण, क्योंकि इतिहास इसी का यही रहा है सीट का 1952 से लेकर अब तक का जो इतिहास है वो इस तरह का रहा है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल करी। 5 बार यहाँ से इस सीट पर जो है उनियारा जो राजघराना था उनके दिग्विजय सिंह यहाँ से एमएलए रहे। हरीश मीणा जो है 2 बार रहे हैं। बीजेपी से जो है प्रभुलाल सैनी ने जीत हासिल करी है, राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल करी है, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी थी। तो जगदीश मीणा ने जीत हासिल करी। तो ऐसे चेहरों में रामनारायण जो मीणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे थे 2008 के अंदर, तो वो इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है जी। उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। तो जातिगत के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे जो है, छोटे बिल्कुल। मुद्दे, उन पर और उस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है रवीश आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब झुंझुनू सीट का हाल बताएंगे हमारे संवाददाता इम्तियाज अली हमारे साथ यहां से लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, इस सीट के समीकरण को जरा दर्शकों को समझाइए। क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं यहाँ के, किस चेहरे को लेकर चर्चा चल रही है और दोनों पार्टियों की तरफ से कैसी तैयारियां हैं? देखिए, हाल ही में क्योंकि झुंझुनू जिला है वो हरियाणा से सटा हुआ जिला है और हाल ही में हरियाणा के जो परिणाम आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले आए हैं। तो झुंझुनू विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बात करें हम जाट समाज की तो यहाँ करीब 65,000 वोटर्स हैं वो जाट समाज से आते हैं। साथ ही मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ से 45,000 जो वोटर्स हैं वो झुंझुनू विधानसभा से आते हैं। तो यहाँ जातीय समीकरण है वो इस बार भी इफेक्ट करेगा। साथ ही बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो कांग्रेस यहाँ से पिछली 4 दफा से कांग्रेस का गढ़ रहा है क्योंकि ओला परिवार है वो पिछली 4 दफा से यहाँ काबिज है। और इस बार बीजेपी है वो हर जोड़ तोड़ लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी बीजेपी है वो इस बार बीजेपी की सीट है वो यहाँ से निकाल सके। बात करें हम बीजेपी के चेहरों की तो यहाँ जो बबलू चौधरी है उसको 2018 में बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया था। जो विजेंद्र ओला है उसके सामने चुनाव हार गए थे। वहीं 2023 की बात करें तो राजेंद्र बाबू है उनको टिकट दिया गया था। और मैं माफी चाहूंगा 2023 में बबलू चौधरी को टिकट दिया गया था और 2018 में राजेंद्र बाबू को टिकट दिया गया था। तो दोनों ही दफा जो कांग्रेस के ओला परिवार के विजेंद्र ओला है उन्होंने जीत साबित की थी। तो कहीं ना कहीं बात हम करें तो यहाँ पर लगातार पिछली 4 दफा से कांग्रेस का कब्जा है वो है क्योंकि इस बार दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ से विजेंद्र ओला है वो लोकसभा में करीब 18,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और 1998 की बात करें तो यहाँ से मूल सिंह शेखावत है वो चुनाव जीते थे बीजेपी समर्थित। और अब बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में यहाँ से जो मुख्य चेहरे हैं वो राजेंद्र बाबू, बबलू चौधरी और वही कट्टर जो बीजेपी कार्यकर्ता है विशंबर पूनिया, उनका नाम है वो चर्चाओं में है। जी बिल्कुल, तो अब इंतजार करना होगा चेहरे को लेकर जब बात सामने आती है। फिलहाल तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही हैं। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे इम्तियाज, यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर किस तरीके से पहले का इतिहास रहा है और जनता का इस वक्त क्या मूड है, क्या उनके मुद्दे हैं जिसको जहन में रखते हुए वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए, झुंझुनू विधानसभा है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र आता है क्योंकि यहाँ करीब 65,000 वोटर्स हैं वो जाट समाज से आते हैं। वहीं दूसरी बात करें हम वोटर्स की तो यहाँ करीब 45,000 वोटर मुस्लिम समाज के हैं। और इस बार इफेक्ट ये भी पड़ेगा क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और इस बार मुस्लिम समाज ने यहाँ एक महापंचायत बिठाई है और महापंचायत में जो मुस्लिम समाज को कांग्रेस है वो टिकट देने के लिए बार बार प्रयास दावे है वो कर रही है। तो इस बार कहीं ना कहीं ये विधानसभा का जो चुनाव है ये देखना होगा कि किस तरह है क्योंकि अगर मुस्लिम समाज को अगर टिकट नहीं देती है कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है वो अपनी नाराजगी है वो भी जाहिर कर सकता है। वही ये जो मुकाबला होगा इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला है वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो अशोक गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह हुड्डा है वो राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज का जो मजबूत चेहरा है वो भी राजेंद्र सिंह हुड्डा है उसको माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो उपचुनाव होने जो विधानसभा में ये त्रिकोणीय है वो भी हो सकते हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए इम्तियाज। और रामगढ़ सीट का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं? तो वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामगढ़ सीट का हाल बताएंगे कि यहाँ पर कैसी
स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके का मुकाबला है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान की जो 7 सीटें हैं उनके ऊपर जो है अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रामगढ़ अगर सीट की बात की जाए तो रामगढ़ सीट से आप देखेंगे कि इसके पूर्व में जुबैर खान है, उनकी डेथ होने के चलते ये सीट है वो खाली हुई थी। और अब राजस्थान के अंदर इन सीटों पर उपचुनाव होना है। और राजस्थान की अगर मैं रामगढ़ सीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जातीय समीकरण होते हैं या फिर क्षेत्रीय समीकरण होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे पिछले अगर मैं 9 उपचुनावों की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है वो काफी मजबूती से उभरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2000 अगर मैं बागीदोरा की बात करूं 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के सुभाष संबोलिया थे उन्हें जो है जय किशन पटेल ने हरा दिया था। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि सरदार अगर जो सरदार सीट है राजस्थान की विधानसभा सीट, वहां पर 2022 के अंदर उपचुनाव हुए थे और वहां पे अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस के थे वो अशोक कुमार को हराते हुए जो है सदन तक पहुंचे थे। यानी इस तरीके से जो 7 सीटें हैं 7 सीटों के ऊपर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर काफी महत्वपूर्ण भी है बीजेपी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नया नेतृत्व है और नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन 7 सीटों के ऊपर किस तरीके से राजस्थान के अंदर है फतह हासिल की जाए। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एनडीटीवी से बातचीत के दौरान जो राजेंद्र राठौड़ हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि राजस्थान के अंदर जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन किए गए हैं, जो जनता के हित में जो कार्य किए गए, उन कार्यों के आधार पे राजस्थान के अंदर बीजेपी जाने वाली है। और उसी के तर्ज पर जो है बीजेपी ने उस 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि जो 7 सीटें हैं वहां पे क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रामगढ़ अगर सीट की बात की जाए तो वहां पे बीजेपी है वो भी जिस तरीके से अपने क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के साधने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए खीवसर से हमारे संवाददाता हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, बताएंगे खीवसर सीट पर किस तरीके के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और कैसी तैयारियां यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उपचुनाव को लेकर की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान के ये 7 सीटों पे जो उपचुनाव है उसके अंदर जो नागौर जिले की जो खीवसर विधानसभा सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाने वाली है। और इसको सभी क्षेत्रों में जो देखा जाए आंका जा रहा है, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल भी वो इसको हॉट सीट मान रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 8% में सांसद है, उससे पहले वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुके थे और उसके बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव जीता है। और कंटिन्यू 2008 से अगर देखा जाए तो 2008 से लेके 2024 तक अभी कंटिन्यू किसी न किसी पार्टी से केवल मात्र और मात्र हनुमान बेनीवाल या उसका भाई नारायण बेनीवाल ने चुनाव जीता। इसके अलावा जो भी उसके सामने पार्टी आई है वो आज तक अपना जीत का खाता नहीं खोल पाई है। तो इसी को देखते हुए ये जाट समुदाय क्षेत्र से जो यहाँ ज्यादा वोट है वो जाट समुदाय से है। इसके अलावा जो दूसरे वोट है वो कम प्रतिशतों में है। उसी को लेके यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी आता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अभी लोकतांत्रिक पार्टी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इस बार क्या रणनीति होगी नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी देखने लायक है कि किसको अपना चेहरा घोषित करती है यहाँ से टिकट पे, उसी के आधार पर चुनाव की आगे की रणनीति तैयार होगी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारियों के लिए। तो 7 रिपोर्टर्स ने बताया आपको 7 सीटों का हाल, किस तरीके से यहाँ पर मुकाबले नजर आ रहे हैं, कैसी तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जातीय समीकरण यहाँ पर किस तरीके से मायने रखता है और क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं जिसको जहन में रखते हुए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़े और सभी 7 सीटों का हाल बताया जिन पर उपचुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान हुआ है। 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और अब इंतजार होगा जब नतीजे सामने आएंगे और तब पता चल पाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।